जिला पंचायत को वार्ड नंबर 15 ईसा नगर ईवार अनारक्षित वर्ग के लाने हैं और ई वार्ड से जयंती राजेश सिंह पायक चुनाव लड़ रही हैं। कुर्रा पंचायत की 2 बार से सरपंच रही जयंती हमेशा से जनता के लाने काम करत चली है। कुर्रा के विकास के लाने उनने जो काम करो इसे इस क्षेत्र में इनकी पहचान है। जनता के दुख दर्द और तकलीफ से हमेशा इनने सरोकार रखो है और उनको साथ दो है। 21 गांव वाले जिला पंचायत के वार्ड में करीब 60,000 वोटर हैं। 9वें नंबर पे बिजली के बल्ब को चुनाव चिन्ह जयंती राजेश पायक के मिलो है। सेवा के लाने समर्पित एक जमीनी जुझारू नेता के रूप में राजेश सिंह पायक है जानो जाते हैं और उन्हें हमेशा जनता के सरोकार जनता के हित के लाने काम करो है। जनता के जिनसे उम्मीद है उनके बारे में जान लो। वे सभी बातें जो तुम्हारे जानबो चाहत। भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज और अभी हमें ग्राम पंचायत कुर्रा में ग्राम पंचायत कुर्रा जिला पंचायत को वार्ड नंबर 15 को एक गांव है ग्राम पंचायत है और ये ग्राम पंचायत से 2 बार की सरपंच रही जयंती राजेश सिंह पायक ई बार जिला पंचायत के वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी हैं। ईसा नगर वार्ड सबसे बहुचर्चित वार्ड हो जिला पंचायत में कैसे इतने से सर्वाधिक 17 प्रत्याशी मैदान में है और पहले चरण में 25 जून के मतदान हो जाने समय कम मिलो धमा चौकड़ी पूरे क्षेत्र में चल रही। लोगों के बीच एक बड़े विकल्प के रूप में जयंती राजेश सिंह पायक उभरे हैं। पिछले 10 साल को सरपंची को जो कार्यकाल रहो क्षेत्र की जनता से जुड़ा रहो जन समस्या से सीखे लेके इनके प्रति जो उम्मीद है जनता की तेजी से बढ़ी है। हमें लगा निश्चित रूप से ऐसे लोगों के प्रतिनिधित्व मिलो चाहिए जो जनता के लाने सोचे जनता के हित में सोचे। हम आए हैं राजेश सिंह पायक जी के पास और सवाल हमारा केवल यही है कहाँ से कछु चीजें कचोटती हैं समाज में कि भैया अनारक्षित वार्ड है तो महिला के लाने वार्ड आरक्षित ना तो, लेकिन 17 में से इकलौते ऐसे प्रत्याशी हैं जिनने अपनी पत्नी के आगे करके और नेतृत्व देवे की बात करी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और पहला यही सवाल है कि जिला पंचायत के वार्ड नंबर 15 से आपने अपनी श्रीमती के मैदान में उतारो, क्या सोच के उतारो, आपके क्या लगोगे कि महिला के क्या लड़ाव चाहिए? मेरा सोच ये है कि महिलाओं का जो समाज में रोल है वो बराबरी का होना चाहिए और बराबरी का रोल होगा तो निश्चित तौर से हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत बड़ा बल मिलेगा, क्योंकि महिलाएं ही पूरे घर को संभालती हैं। बच्चों का पालन पोषण, बच्चों को संस्कार देना महिलाओं का काम है और महिलाएं जब समाज में किसी भी जिम्मेवारी को लेती हैं तो उसे बड़ी बाखूबी निर्वहन करती हैं। उन्हें कलेक्टर बना दो पूरा जिला संभालेंगी, मुख्यमंत्री बना दो पूरा प्रदेश संभालेंगी और घर में अगर गृहिणी है तो पूरे घर को बहुत ही अच्छे ढंग से संभालेंगी। मतलब महिलाएं इतनी शक्ति है उनके अंदर कि देवी का रूप मानी जाती हैं कि महिलाओं को किसी भी पद पे बैठाल दो तो उस पद की जो गरिमा है, उस पद की जो जिम्मेवारियां हैं उसको बाखूबी निर्वहन करके समाज में बहुत अच्छा बदलाव लाएंगी, बहुत अच्छे काम करेंगी। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को महिला के रूप में प्रतिनिधित्व देने का फैसला किया है। जहाँ देखो नौनी सोच यही होता है जब आदमी के अंदर सकारात्मक भाव आत तो के कथनी और करनी में अंतर समझ में नहीं आता, समाज के सामने करत है। और राजेश सिंह पायक ने इस चीज के चरितार्थ भी कर दो कि हमारा का जो विचार है जो सोच है तो हम अपने स्वभाव में भी इस चीज के लेके आए हैं। दूसरा सवाल हमारा यही है कि जिला पंचायत को जो ईसा नगर वार्ड है और ईसा नगर वार्ड के में 21 ग्राम पंचायतें हैं। 21 ग्राम पंचायतों से आप बखूबी वाकिफ हो, कौन कौन सी समस्याएं ऐसी कि जो आपके लगो के अगर आपके प्रतिनिधित्व मिलत है तो आने वाले समय में आप इन समस्याओं के सुलझा पे हो, कौन सी समस्याएं हैं? हमारे यहाँ पे कई गांवों में तो आवागमन की समस्याएं हैं। ग्राम पंचायतों के जो छोटे छोटे गांव हैं जैसे बेहटा पंचायत का पठार गांव है, रामपुर पंचायत का रमनपुरा गांव है, इन गांवों में बारिश में इनका आना जाना भारी मुश्किल से मुश्किल हो जाता है। अपन सोचते हैं कि आज अपन 21वीं सदी की बात कर रहे हैं लेकिन हमारे गांव की दशा तो जस की तस है। कई गांव में ऐसे बरसात में इतना जीवन मुश्किल हो जाता है कि अगर कोई मरीज बीमार होता है
और गंभीर रूप से बीमार होता है तो कोई भी साधन वाहन वहाँ पे नहीं पहुँच सकता है, उसे खाट पे लाद के अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। तो यानी एक तो मेन समस्या है आवागमन के साधन की, जैसे सड़कें होना चाहिए। दूसरी समस्या है हमारे यहाँ पे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए मास्टर तो हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने की जिम्मेवारी जो सरकार ने दी है, जिस काम के लिए उन्हें वहाँ नियुक्त किया है, वो काम वो अपनी ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें, वो बच्चों को पढ़ाएं, तो बच्चे गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे, और जब बच्चे पढ़ेंगे तभी उनके परिवार में बदलाव आएगा, तभी उनका जीवन स्तर उठेगा। और बच्चे जब पढ़ेंगे, जब सरकार की सोच हो, पूरे समाज में जो जिम्मेवार लोग हैं उनकी सोच हो कि बच्चों की पढ़ाई पे हमें ध्यान देना है, जो भी स्टाफ पढ़ाने के लिए नियुक्त है उन्हें हमें इस ढंग से देखरेख उनकी करना है कि वो जिस काम के लिए नियुक्त है उस काम को पूरी ईमानदारी और वफादारी से करें। ये हमको इस चीज को तय करना है और इस दिशा में काम करना है। पानी की भी गंभीर समस्या क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जहां नल जल योजना आज तक नहीं आई है। आज़ादी के बाद ऐसी स्थिति, सड़क की आपने बात करी, ऐसी भी एक समस्या है। तो इके लेके पानी की समस्या के लेके काफ सोच रहे हैं? पानी के लिए हमारा ग्राम पंचायत पठादा है, उसका एक नाथनंद, वहाँ पे 1 किलोमीटर दूर से महिलाएं पानी लेके आती हैं। सर के ऊपर मटका रखे बेचारी, धूप में एकदम से पसीना बह रहा है उनका, फिर भी मटका ढो रही हैं। तो निश्चित तौर से इस तरह की परेशानियां और कई जगह हैं। जैसे कुछ गांव ऐसे हैं कि जहां पे वो ऐसी जगह बसे हैं कि वहां पे सरकार ने बोर करवाए, पानी नहीं निकला, लेकिन वो कोई अंतिम विकल्प नहीं था। सरकार चाहती तो नल जल योजना के माध्यम से पाइपलाइन बिछवा के उन गाँव में पानी की सप्लाई करवा सकती थी। तो हमें इस दिशा में भी काम करना पड़ेगा कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो सके। अब एक हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी गरीबों की जो असुविधा है, वो गरीब को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है। रात में अगर स्वास्थ्य केंद्र पर जाओ तो डॉक्टर नहीं है, 1-1 घंटे खड़े रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं, कहीं इस नर्स को जगाते हैं, कहीं उस नर्स को जगाते हैं, जब तक पता चला कि डिलीवरी हो गई। मैंने पत्रकार महोदय अपनी ज़िंदगी में 2 घटनाएं ईसानगर अस्पताल में देखी हैं कि एक आदिवासी का बच्चा जिसकी उम्र लगभग 6 महीने थी, एक रेखवार समाज का बच्चा जिसकी उम्र लगभग 2 वर्ष थी। डॉक्टर समय पे ना मिलने की वजह से, डॉक्टरों का कई घंटे इंतजार करने की वजह से उन बच्चों की मौत हो गई। उनके माँ बाप वहाँ बिलखते रहे। मैंने देखा, मैंने अस्पताल का घेराव करा। उस घटना में बहुत जनसमूह इकट्ठा हो गया क्योंकि सभी लोग बहुत आक्रोशित थे। तो प्रशासन आ गया, कलेक्टर साहब आ गए, एसडीएम आ गए, पुलिस बल आ गया। उसमें धक्का मुक्की हुई, नारेबाजी हुई, हमारे कई लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। लेकिन मैंने ठाना कि आप कुछ भी करो, व्यवस्था बदलवाने के लिए मैं लड़ाई लड़ते रहूँगा। आज भी हमारे यहाँ ईसानगर की स्वास्थ्य जो अस्पताल है, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी की पूरी बिल्कुल मरी हुई हालत में पड़ी हुई हैं। कहीं कोई ध्यान नहीं देता। रात में आज भी वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं रहता है। इस दिशा में हमें अभी भी काम करने की ज़रूरत है। ईसानगर क्षेत्र सामंतवाद से बड़ो ग्रसित रहो, किसानन की बहुत बड़ी दशा भाई, खासकर सिंचाई की तो चलो छोड़ दो, खाद बीज की जब स्थिति हो तब बहुत बड़ी स्थिति हो। आपने कई आंदोलन भी करे जब खादात की समस्या भाई, वो हम जरूर जानना चाहे। जब संघर्ष के दिन थे, आज भले ही 17 जने मैदान में आपके मुकाबले 16 जने सामने हैं, लेकिन जब किसान संकट में है तो, तकलीफ में है तो, मुश्किलन में है तो, भ्रष्टाचार से घिरो तो उस समय आप खड़े हुए थे। कहा तो वो समय और वे लोग कहाँ गए थे जो आज मैदान में है? मैं आपसे निवेदन करूं कि जब किसान एक डीएपी की बोरी के लिए अब संघर्ष कर रहा था, वो ढूंढ रहा था कि कहाँ मिलेगी, महोबा में मिलेगी, ललितपुर में मिलेगी, बेचारे मोटरसाइकिलों से कड़कड़ाती ठंड में भागते जाते थे और पेट्रोल खर्च हो रहा था, टाइम बर्बाद हो रहा था। कई खेत जिनको डीएपी की ज़रूरत थी, बोनी का टाइम था, तो कई बार उनने एराए खेत सूख गए, काहे डीएपी नहीं मिली टाइम पे। मैंने देखा कि और अगर मिली भी
जो जिनको मिल रही थी तो 1800 रुपए की बोरी प्रति बोरी के हिसाब से मिल रही थी, किसी से 2000 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से पैसे लिए जा रहे थे। मैंने जब देखा कि ये तो यार खुली लूट है, यानी किसानों को लूटा जा रहा है, तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि अगर आप एक निश्चित समय सीमा में इस व्यवस्था को नहीं सुधारते हो तो हम भूख हड़ताल करेंगे। ईसानगर में कोई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। मैंने ईसानगर चौराहे पर थाने के सामने पंडाल गाड़ के स्टेज बना के और वहाँ पे भूख हड़ताल शुरू करी। मेरी भूख हड़ताल को शुरू करवाने के लिए छतरपुर जिले के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष माननीय लखन पटेल जी आए और कई अन्य लोग आए, कई समाज सेवी आए, ईसानगर के जो प्रबुद्ध जन हैं वो लोग आए। मैं बैठा तो मैंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन इंतजार करा, फिर जब कहीं कोई सुनने वाला नहीं मिला तो स्टेज पे से मैंने सारी पुलिस, सारे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे कि प्रशासन सुन लो, अगर कल खाद की व्यवस्था नहीं होगी तो परसों मैं इस जनता से ईसानगर के सारे गोदाम लुटवा दूंगा और गोदामों में की लूट में जो भी अच्छा निकले बुरा निकले, कोई मरे जिए, जो भी अच्छा बुरा होगा उसका जिम्मेवार पूरा का पूरा शासन और प्रशासन होगा। क्योंकि ये लूट एक जिसके पास लाइसेंस है सिर्फ वो नहीं कर रहा है, वो व्यापारी नहीं कर रहा है। इस लूट में तो पूरे के पूरे कर्मचारी, अधिकारी और सभी नेता शामिल हैं। तो मैंने ललकारा, मैंने कहा कि सिर्फ आज की रात का टाइम है, कल अगर व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो परसों सारे गोदामों के ताले तोड़वा के गोदाम लुटवा दूंगा और सारी डीएपी खाद किसान ले जाएंगे। उनको डर लगा, क्योंकि ये डरते भी बहुत हैं, चोर में ज्यादा ताकत नहीं होती है, नैतिक बल होता ही नहीं है, तो उनको डर लगा और आनन फानन में उनने दूसरे दिन सुबह सुबह तहसीलदार, कृषि विभाग के अधिकारी और खाद्य विभाग के अधिकारी सब ईसानगर भेजे और गोदामों के ताले खुलवाए। ताले खुलवाने के बाद हजारों बोरी डीएपी रखा हुआ था, तो हजारों बोरी डीएपी उनने व्यवस्थित तरीके से एक बंदी पे 2 बोरी दी एक किसान को, और इस हिसाब से सुबह से रात के 11 बजे तक पूरा का पूरा सभी गोदाम खाली करवाए। तो किसानों को खाद मिल गया उस टाइम पे, तो चलो हमारा जो परिश्रम था, हमारी जो लड़ाई थी वो सफल हुई, हमें बड़ी खुशी हुई। तहसीलदार आए, उन्होंने कहा कि साहब हमने पूरा खाद बंटवा दिया, अब आप अपना जो ये भूख हड़ताल का कार्यक्रम है इसको ख़त्म कर दीजिए। हमने कहा कि चलो लेकिन आज तो बंटवा दिया, कल क्या होगा? बोले कलेक्टर साहब ने कहा है कि आप उनसे बोलो कि वो अपनी भूख हड़ताल ख़त्म करें, हम या अगला रैक आने पे खाद की व्यवस्था पे पूरी नज़र रखेंगे, कहीं कोई कालाबाजारी नहीं होगी, सभी किसानों को 1200 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से डीएपी दी जाएगी और ना कोई खाद की कमी होने देंगे। तो मैंने अपनी भूख हड़ताल ख़त्म करी। मैंने इस तरह के संघर्ष करे हैं, जब लाइट किसानों को नहीं मिलती है, जैसे ही बोनी का टाइम आता है तो बिजली की एकदम से कमी आ जाती है, उस टाइम पे मैंने यानी ज्ञापन दिए, बिजली विभाग का घेराव किया और उनको चेतावनी दी कि व्यवस्थाएं सुधारो। तो व्यवस्थाएं कभी कभार जैसे वो डर जाती हैं तो सुधर जाती हैं और ठीक हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी किसानों को कोई भी आफत आई, जैसे ओलावृष्टि हुई तो मैं गया, ओला जो गांव पूरी की पूरी तरह से तबाह हो गए थे, जैसे अब एक पनौठा ग्राम है, 100% नुकसान हुआ था उस गांव में पूरा ने, और दूसरा हतनाई, तीसरा सासनगर, रनगुआ, ककरदा, इन गांव की बहुत ही बुरी दुर्दशा हो गई थी, निबरिया। तो मैं सुबह सुबह मीडिया को लेके और 3 गाड़ी लेके उन गाँव में पहुंचा। तो एक पनौठा का किसान, एक पटेल था, 5 एकड़ जिसके पास जमीन थी, कर्जे से घिरा हुआ था, उसकी सरसों की फसल बहुत अच्छी खड़ी थी, लेकिन उस वहाँ पे गए तो सरसों की फसल के नाम से खेत में कुछ भी नहीं बचा था। इतना प्राकृतिक प्रकोप हुआ था ओलों के माध्यम से उसके यहाँ पे। तो बेचारा एक पतली की चड्डी पहने, इतनी कड़कड़ाते की ठंड, बहुत ठंड, उस ठंड में बिल्कुल एक चड्डी में घूम रहा था और पागल जैसा था। मैं जैसे ही पहुंचा तो पूरा परिवार मुझसे लिपट के रोने लग गया। मैंने कहा कि यार इन लोगों के लिए क्या कर दूं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन करने लायक क्या था? यही कर सकता था कि आवाज़ उठा सकता था।
तो मैंने आवाज़ उठाई कि भाई इनको उचित मुआवजा दिया जाए। कलेक्टर साहब से बात करी, एसडीएम साहब से बात करी, तहसीलदार साहब से बात करी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं, मैं सर्वे करवाता हूं और इनको मुआवजा मिलेगा। और मैंने कहा प्रधानमंत्री फसल बीमा भी मिलना चाहिए। बोले दोनों चीज़ें मिलेंगी और आप बिल्कुल चिंता न करें। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। लेकिन विडम्बना देखो आप, किसी को कुछ भी नहीं मिला। क्यों अब ये क्यों नहीं मिला? ये सरकार की नीयति देने की नहीं थी। आप मतलब फसल बीमा को कुछ नहीं मिल पाया। फसल बीमा को कुछ नहीं मिला। पत्रकार महोदय, जितने किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं बैंक से, सभी के खातों से प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि ऑटोमेटिक काट ली जाती है और कंपनियों के खातों में जमा कर दी जाती है। लेकिन अगर किसान की फसल नष्ट होती है तो कोई फसल बीमा नहीं मिलता है। ये मैं नहीं, पूरे क्षेत्र में कहीं भी पूछ लीजिए, आज तक किसी को कोई फसल बीमा नहीं मिला। इस तरह की विडंबना है, इस तरह के किसानों के साथ छल हो रहा है। अब मैं इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगी हमें, आपको। और उस लड़ाई में इस चीज़ की चिंता नहीं करना पड़ेगी कि कलेक्टर साहब को बुरा लग रहा है या किसी नेता को या किसी मंत्री को, किसको बुरा लग रहा है, इसकी चिंता करे बिना ही ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं सभी लोग जिम्मेवार हैं जो जिम्मेवारों पदों पे बैठे हैं। नहीं तो अगर एक कंपनी फसल बीमा की राशि वसूल कर रही है और फसल नष्ट होने पे फसल बीमा का भुगतान नहीं कर रही है, तो अब बताओ ये वो अकेली कंपनी कर सकती है? नहीं, कंपनी नहीं कर सकती है। मेरा मानना है सरकार में बैठे हुए लोग सब उसमें शामिल है। किसी की नीयत नहीं है कि किसानों के साथ कुछ भी अच्छा हो। ये दशा है। ईसानगर को बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रत्याशी मैदान में, हमें लगा जिला पंचायत की जितनी वार्ड हैं उनमें सबसे ज्यादा का प्रत्याशी यही वार्ड से हुआ। आप चूंकि पूरे क्षेत्र घूमे थे कि समस्या से वाकिफ हो, कई नए चेहरे भी मैदान में आए, आप कितनी उम्मीद कर रहे थे कि क्षेत्र की जनता आप पे विश्वास जताए और आप इस चुनाव में फतह हासिल कर लें? हमें तो जनता के ऊपर जो विश्वास है कि हम गाँव में जा, तो कई गाँव के लोगों ने तो जाके कि आप हमारे यहाँ पे ना आइयो, कागज पहुँचा दियो, सिर्फ चिन्ह पहुँचा दियो, आप चुनाव नहीं लड़ रहे, हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये हमें तो पूरा 100% लोगों के ऊपर विश्वास है। लोग कहते हैं कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब जयंती राजेश सिंह पायक चुनाव नहीं लड़ रही हैं, हमारे क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। पूरे ईसानगर वार्ड क्रमांक 15 की जनता चुनाव लड़ रही है। तो निश्चित तौर से जब जनता चुनाव लड़ रही है तो जनता जीतेगी। और ये जो इधर उधर से आए हैं, कोई पैसे की दम से वोट खरीदना चाहता है, कोई दारू पिला के, कोई और अन्य लालच दे के, कोई झूठ बोलकर, इन सब का जादू यहाँ पे चलने वाला नहीं है। मतलब जनता को मिजाज कछु अलग है, मतलब दारू या नोटन से बिकी वाली जनता नहीं है कि ईसानगर क्षेत्र की जनता स्वाभिमानी है, इज्जतदार है। वो किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान को नहीं बेचेगी, कोई समझौता ऐसा नहीं करेगी कि ये जो इधर उधर से आए लोग हैं इनके मंसूबे कामयाब हों। इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देगी, क्योंकि वो स्वाभिमानी है। उन्हें पता है कि हम किसके बीच में रह के, कहाँ रह के और विकट परिस्थितियों में, मरने में, जीने में, अच्छे में, बुरे में, को हमारे साथ हमारा भाई, हमारा बेटा राजेश सिंह पायक खड़ा रहता है। और राजेश सिंह पायक को अगर एक फ़ोन रात को 12 बजे भी कोई करता है तो राजेश सिंह पायक 12 बजे हाजिर होता है। मुझे अगर कहीं भी खबर लगती है कि किसी के साथ कोई भी अन्याय हुआ, मैं वहाँ पे खड़ा दिखता हूँ। एक घटना अगर आपको सुनाऊं, मेरे गांव के एक अहरवाल परिवार से, वो बेचारा दिल्ली से कमा के लौटा, तो रात में पुलिस ने उसको उठाया, थाने ले गए और तुरंत दलाल इकट्ठे हुए, 30,000 रुपये उससे लिए और छोड़ दिया। कोई गुनाह नहीं था उसका गुनाह कोई इस तरह का था जिस गुनाह से उसका कोई सरोकार नहीं था। एक लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया था, उसका रिश्तेदार का लड़का, उसका लड़का भी नहीं था। तो मैं उस सुबह जब मेरे पास आया और रोने लगा तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को फ़ोन लगाया
और मैंने उनसे सीधा बोला कि साहब ऐसे में क्या होना है, आपके थानेदारों को बहुत पैसे की कमी है, उनसे कह दो कि बंदूकें लेकर घर में घुस जाएं और सीधो डकैती डाल ले में काहे के लाने जो फुटका फुटका वसूली का है। एसपी साहब हमारे ऊपर नाराज होगा, कैसी बात कर रहे हैं। हमने कहा साहब हम आपके सम्मान के खिलाफ बात नहीं कर रहे जी, हम अपना दर्द व्यक्त कर रहे हैं। ये हमें हमारा दर्द व्यक्त करने का तरीका है ये, और हो सकता है आपको गलत लगा हो, लेकिन हम आपके सम्मान के खिलाफ नहीं बोल रहे। उन्होंने बोले रखो फोन में देखता हूँ उस थानेदार को, तो उन्होंने तुरंत थानेदार से बात करी। थानेदार का 5 मिनट के अंदर मेरे पास फ़ोन आ गया कि साहब और वो मेरी जानकारी नहीं थी, ऐसा हो गया, ये हो गया, और आप उस आदमी को भेज दो और मैं उसके 30,000 रुपये वापस कर देता हूँ। तो मैंने कहा आदमी वहाँ नहीं आएगा, आप यहाँ पे पैसे भेजो। तो उनके एक ASI महोदय और एक मुंशी आए और 30,000 रुपये वापस कर गए। साहब मैं इस ढंग की लड़ाई लड़ता हूँ, क्योंकि वो गरीब आदमी 30,000 रुपये कैसे कमाए उसने और कितने दिनों में कमाए, एक झोपड़ी में रह के गर्मी सर्दी का सामना करते हुए कैसे 30,000 रुपये लाया, और आपने 1 मिनट में उसको धमकी देके वो पैसे छीन लिए। कहाँ तक ये न्याय है बताओ। मैं ये मानता हूँ पत्रकार महोदय कि पहले डाकू थे जो समाज के दुश्मन थे, आज कर्मचारी समाज का दुश्मन है, और किसानों और गरीबों को लूटने का पूरा काम कर्मचारियों के माध्यम से ही हो रहा है। कोई दूसरा दुश्मन नहीं है गरीब का और किसान का। गरीब और किसान का दुश्मन सिर्फ कर्मचारी है, और इन कर्मचारियों के ऊपर लगाम लगाने के लिए नेता होते हैं, लेकिन नेता ये सारी लूट देखते रहते हैं, पूरा का पूरा अन्याय अत्याचार होते देखते रहते हैं। कुछ सब लोग मौन रहते हैं, अपनी जिम्मेवारियों का किसी को कोई ख्याल नहीं है। ये 17 लोग जो अभी 16 लोग लड़ रहे हैं, इनसे अगर पूछा जाए कि एक सिंगल उदाहरण बता दें, एक सिंगल बता दें कि हमने किसी गरीब आदमी के प्रति किसी एक छोटे से छोटे कर्मचारी से ये लड़ाई लड़ी, ये कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो चैत काट भी आए, कहा है मतलब एक प्रकार से। बस चैत काट भी आए कि कछु न कछु उल्टी सीधी बातें करके, लोभ दे के, पैसा दे के और वोट खरीद के अब बन जाए भी सदस्य और आराम से फेंकी अपनी दलाली को धंधा चालू कर दे। चलते कछु ने मात गोवा में बाढ़ में जावे की उम्मीद है, तो कछु ने फिर ना खिसा गया, कछु ऐसो वो तो नहीं लड़ पाया, वो तो सेटअप होगा कैसा। अब ऐसा है कि जैसे उन्होंने कही कि कहाँ दाव अच्छो लगे, काम हमें उल्लू बनावे को जोन काम करने, जनता बरगलावे को काम करने, मूर्ख बनावे को काम करने, वो अच्छो फील्ड कहाँ है। सो उनने ईसा लगाया चुनो कि ईसा लगाया अच्छो फील्ड हो सका, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ईसा लगाए क्षेत्र की जनता का बे कोनो भी कीमत पे बिल्कुल कछु नहीं कर सका, और अगर भी कहूँ ऐसा करने को प्रयास करें तो हमारी जनता, हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार कह लो, घर के कह लो, सब लोग जितनी जनता है वो मुंह तोड़ जवाब देंगे उनको उल्टे पैर वापस लौटना पड़ेगा। यहाँ उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, मुझे एक जनता के ऊपर भरोसा है। राजेश सिंह पायक एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में पहचान जाते हैं। आप इंदौर से पढ़ के आए, फिर आपने गांव की समस्या जानी, गांव के लोगों की तकलीफ समझी, पास से बहुत सारी चीज़ें आपने क्लियर भी करी। आप अगर अपन उम्मीद करें कि क्षेत्र की जनता ने आपके चुन के जिला पंचायत भेजो है, तो आपने कुछ ऐसा एक विजन, एक प्लान बनाओ है कि अगर हमें इस क्षेत्र की जनता नेतृत्व सौंपत है तो फिर हमें क्या करने, एक रोड मैप तैयार करो का, या आपके दिमाग। हमारा रोड मैप तैयार है। अगर जनता का आशीर्वाद मिला, जनता का साथ मिला, तो जनता के साथ में रह के सबसे पहले तो भ्रष्टाचार के माध्यम से जो जनता के साथ लूट होती है वो नहीं होने देंगे। उसको लोक आयोग से पकड़वाना पड़े या सीधे जाके उनसे लड़ाई लड़ना पड़े, उनके अधिकारियों के साथ लड़ाई लड़ना पड़े, वो काम करा जाएगा। जनता को पहले सबसे पहला काम है कि इस ढंग से लुटने नहीं देंगे। दूसरा काम है, हमारे यहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं ठीक ठाक नहीं है, गरीबों को छतरपुर, दिल्ली, बम्बई इस ढंग से भगना पड़ता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि प्राथमिक उपचार उनको अच्छे से अच्छा ईशा नगर में ही उपलब्ध हो जाए, या जो सुकवा तरफ है, पुरवा तरफ है, तो उनको प्राथमिक उपचार जो उनका नज़दीकी उप स्वास्थ्य केंद्र है जैसे नौगांव, तो वहाँ पे उनको प्राथमिक उपचार वहाँ पे बहुत अच्छे ढंग का मिल जाए, ताकि अगर छोटी मोटी बीमारियों में उनको वहाँ से आगे जाना ही ना पड़े। तीसरा, हमारा शिक्षा के ऊपर पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि गरीबों के बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं
वो अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो उनके जीवन में कभी बदलाव नहीं आएगा। तो मेरा शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान रहेगा कि जो मास्टर नियुक्त है उनका जो टाइम शासन ने निर्धारित किया है कि आपको 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ाना है या 5 बजे तक पढ़ाना है, तो उस टाइम में वो पढ़ाई के प्रति कोई भी लापरवाही ना करें। इस बात पर पूरा का पूरा ध्यान दिया जाएगा और पूरी ईमानदारी से इस क्षेत्र में काम किया जाएगा। अगला काम रहेगा कि आवागमन की सुविधाएं जिन गांवों में नहीं है वहां रोड बनवाएंगे। पीने के पानी की व्यवस्था जिन गांवों में नहीं है वहां पीने की पानी की व्यवस्था करेंगे। और एक अच्छे समाज की अच्छे सोच के साथ एक सब लोग मिलकर रहें, कोई बेमनस्ता ना रहे, सब लोग एक दूसरे के लिए काम आए। ये इस ढंग का है, हमारा रोड मैप तैयार है और इन्हीं लाइनों पे अपन काम करेंगे। जनता के लाने को आखिरी संदेश, चूंकि ये बहुत जनता का आप पहुंच भी पे हो, लोग आपके कह रहे हैं कि आप तो घरे बैठे, हम आपकी तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार संकोच में आप नहीं जा पाए लोगों के बीच कि गांव वालों ने आश्वासन देता हो, फिर भी आप कौन संदेश बुंदेली चुगली के माध्यम से क्षेत्र के मतदाता तक भेजना चाह रहे हैं? जनता के लाने संदेश जो है कि आप अभी तक वोट देते आए हो और उस वोट से जिन लोगों की ताकत बढ़ी है वो ताकत लौट के आपके काम नहीं आई, सिर्फ उनके काम आई जिनको आपने वोट दे दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने बीच के राजेश सिंह पायक को, जयंती राजेश सिंह पायक को जिताते हो तो वो ताकत लौट के आपके अच्छे कामों के लिए काम आएगी। दूसरी बात कि इधर उधर के लोगों के जो भी मंसूबे हैं उनके साथ पूरी ईमानदारी से, जैसे अगर कोई दारू पिलाता है, गोश्त खिलाता है, तो अपन 9 दुर्गा पुआसी रात 9 दिना लोंग नहीं खात को एक आध बे फलाहार करके 9 दिना निकाल दी, तो 9 ही दिना चुनाव के बचे जी निकाल दो और इन नालायक रगड़ दो, ना इनको खाओ ना पियो ना ना इनसे कचूल लो। और 9 दिन बाद आपकी सेवा के लाने हम 24 घंटा ठाणे हैं। आप लोग तो बस सहयोग करो, जैसो कर रहे हो करो सहयोग, और हम नहीं जीत रहे, आप जीत रहे, जनता जीत रही, जनता जीतेगी और जनता चुनाव लड़ रही है और जनता जीतेगी। बस मेरा यही कहना है, मैं नहीं जीत रहा हूँ, जनता जीत रही है। तो ये जैसे जयंती राजेश सिंह पायक, और बहुत लंबी चौड़ी बातचीत भाई, और एक क्लियर विजन इनके पास है क्षेत्र के विकास के लाने, और इनको जो पहला स्लोगन है, सूत्र वाक्य है कि जो चुनाव हमारा नहीं, व्यक्तिगत हमारा नहीं, जनता को है। ईसानगर वार्ड की क्षेत्र की जनता के भविष्य को चुनाव है, उनकी तकलीफन के दूर करवे को चुनाव है, भ्रष्टाचार से मुक्ति को चुनाव है, शिक्षा का बढ़ावा देवे को चुनाव है, और जो मौलिक सुख सुविधा है उनके हासिल करवे के लाने चुनाव है। दो तरफ है, एक तरफ लालच है, लोभ है, दारू है, मुर्गा है, शराब है, और दूसरी तरफ तुम्हारा सुख है, भविष्य है, तुम्हारा लाने समस्या से मुक्ति है और क्षेत्र का विकास है। चुनने तुम्हें है, जो बिल्कुल क्लियर है। तो ईसानगर के जो 17 प्रत्याशी हैं, 9वें नंबर पे बिजली के बल्ब को चुनाव चिन्ह पे जयंती राजेश सिंह पायक चुनाव लड़ रहे हैं, और 21 ग्राम पंचायतन की 60,000 की जो आबादी मतदाता हैं, इन्हें आने वाली 25 जून के अपने मताधिकार को प्रयोग करके ईसानगर वार्ड के विकास को भविष्य तय करने। तो वही अब हम ले रहे विदा, इस क्षेत्र में लगातार बुंदेली चुगली अपनी चौपालें लगाते रहे और जनता के एक सक्षम सशक्त नेतृत्व मिले, ये की हम पूरी कोशिश करें। जय राम जी की।